पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक्स होंगी। जी हाँ। तारीख हो सकता है 10 तारीख या थोड़ा आगे पीछे करके और 2-3 दिनों के अंदर ये पीस टॉक स्टार्ट होंगी अमेरिका और ईरान के बीच में। और बीच में बहुत सारे खिलाड़ी होंगे यहाँ पर। टेबल पे अकेले ये दोनों नहीं होंगे, टेबल पर बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, जिसमें पाकिस्तान भी है, यानी कि शहबाज शरीफ और मुनीर होंगे। साथ में चाइना के लोग भी होंगे, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि पीस तो उन्होंने करवाई है, लास्ट पॉइंट तो उन्होंने ही छक्का मारा है ना। ओमान भी होगा इसके अंदर, टर्की भी होगा, इजिप्ट भी होगा, और अमेरिका की ओर से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनके कुछ और लोग होंगे, या जो भी टीम उनके द्वारा अपॉइंट की जाएगी। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि इस्लामाबाद ही क्यों? कोई और सेंटर भी हो सकता था, बीजिंग भी हो सकता था, चाइना भी हो सकता था, टर्की भी हो सकता था, ओमान भी हो सकता था, लेकिन इस्लामाबाद ही क्यों? देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा बदतर है, लोगों की हालत भी बदतर है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान ने एक क्या कहते हैं कि एक विक्ट्री तो हासिल की है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मोदी का विजिट था इजराइल को जंग से एक दिन पहले, उसने सारी कहानी खराब कर दी। और फिर मोदी के द्वारा नेतन्याहू को यह कहना जंग के दौरान में कि भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है, ये बात फिर आईआरजीसी को भी पसंद नहीं आई और ईरान को पसंद नहीं आई कि भारत ने अपना फैसला कर लिया था कि वो ईरान के साथ नहीं है। वैसे भी खमनी साहब के मरने के 6 दिन बाद भारत को याद आया कि ईरान को तो छोड़ ही नहीं सकते, ईरान को छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे। तब उसके बाद शोक पुस्तिका में जाके, कंडोलेंस बुक में जाके इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कंडोलेंस मैसेज लिखते हैं, और बाकी एम्बेसी में तो कुछ लिखा ही नहीं जाता ना, वहां तो पहले मना कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल जो एक डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर ये जो एक नई विक्ट्री आई है सीज फायर की, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ईरान का भी यकीन पाकिस्तान में ज्यादा हो गया और भारत में कम, ये एक किस्म से कहा जाए तो पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो कही जाएगी। ईरान अब इस्लामाबाद में आने को तैयार है, हालांकि पहले मना किया था, लेकिन पाकिस्तान ट्रंप और जिनपिंग दोनों को अपने फेवर में लेने के लिए हमेशा से कामयाब रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्टमैन के तौर पर काम कर रहा था और वो अमेरिका का संदेश ईरान को पहुंचा रहा था, ईरान का संदेश अमेरिका को पहुंचा रहा था। और लेकिन पाकिस्तान के रोल की चर्चा बहुत हो रही है इस समय। जी हाँ, बहुत चर्चा है इस टाइम। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीज फायर मैसेज के अंदर पाकिस्तान का जिक्र किया। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी समझौते को लेके अपने मैसेज के अंदर शहबाज शरीफ और मुनीर को थैंक यू किया। तो पाकिस्तान का रोल क्या था इसमें? यानी कि 2 थैंक यू तो मुनीर और शहबाज शरीफ को मिले, एक डोनाल्ड ट्रंप से मिला और एक ईरान से मिला। इसका मतलब है कि बातचीत जो भी थी, जैसा भी था, लेकिन सोमवार की 6 अप्रैल की बात है जब एक 10 पॉइंट का प्रपोजल ईरान ने भेजा व्हाइट हाउस में, जिस पर ट्रंप के जो एक खास रिप्रेजेंटेटिव थे विटकॉफ, वो बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन अमेरिका आगे बढ़ना चाहता था। विटकॉफ बहुत टफ किस्म के नेगोशिएटर हैं और सुनने में आया कि वो ज्यूज लॉबी वाले बंदे हैं वो भी, और वो ईरान को पसंद नहीं था। इसके बाद जो कहानी है, जो मैंने अपने दूसरे प्रोग्राम में भी आपको बताई, कि ट्रंप और जेडी वेंस ने उसके बाद जब देखा कि बात नहीं बन रही है तो ईरान पिघलने को तैयार नहीं है, तो फिर चाइना से मदद मांगी गई। ये एक लास्ट एक कहते हैं होप थी कि जहां पर शायद चाइना जो है मदद कर पाएगा, क्योंकि ईरान जो है बिना चाइना के सर्वाइव नहीं कर सकता है। तब चाइना से जब संदेश जाता है तो फिर उस टाइम चाइना की टीम आती है, लेकिन चाइना की टीम जो पहले जो आई थी, वो जो बातचीत करने के लिए आई ईरान के साथ, वो जिनपिंग की परमिशन से आई है। मैं आपको बताऊं, जिनपिंग और ट्रंप के बीच का कम्युनिकेशन था जो इसकी एक सॉलिड एक क्या कहते हैं फेस बन गया। लेकिन जिनपिंग पूरी तरह से इसमें बैक चैनल में रहे, बाहर नहीं आए। पर्दे के बाहर पाकिस्तान था और इजिप्ट था और टर्की था, और कहीं ना कहीं कुछ रोल ओमान का भी था, एक दो और भी रोल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनपिंग का जो रोल था बहुत मेन था। तब जिनपिंग ने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजे और कहा कि हाँ जाओ बात करो, और
ईरान को मैं राजी कर लूंगा। दरअसल अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक धड़ा था जो चाहता था कि युद्ध और आगे नहीं बढ़े, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था कि युद्ध और आगे बढ़े, क्योंकि वहां पर नेतन्याहू का प्रेशर बहुत था कि हमें ये जंग रोकनी नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जहां पर ट्रंप को समझ आया कि अगर मैंने इस जंग को आगे बढ़ाया और वो जो मैंने धमकी दी है कि मैं सिविलाइजेशनल डिसास्टर कर दूंगा, उसे लगा कि यहां से फिर तो बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर ना केवल उसकी रेपुटेशन को डेंट लगेगा, बल्कि अमेरिका विल बी ब्लेम्ड फॉर टेरराइजिंग द होल वर्ल्ड एक्चुअली एज ए बुली। बाद में जब ये कम्युनिकेशन होता है शी जिनपिंग और ट्रंप का, यहां से बात आगे बढ़ती है, तब आईआरजीसी एग्री करती है और तब ये कम्युनिकेशन होता है, तब इस्लामाबाद की जो बीट तय की जाती है। और वहां पे फिर ट्रंप जो है रात को करीब करीब कुछ मिनट पहले अपनी जो डेडलाइन थी उससे ये अनाउंस करते कि हाँ सीज फायर 15 दिन के लिए हमने किया है, 2 हफ्ते के लिए किया है। ये आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो अलग बातें हैं, हम इसके ऊपर अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री इसमें है, इजिप्ट की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और साथ ही में खास तौर से टर्की की भी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि दे वर्क प्रीटी हार्ड टू हैव द सीज फायर फॉर 15 डेज। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ चाइना का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर हाँ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो हैं वो मुनीर को और शहबाज शरीफ को सभी तरफ से मिले हैं, चाइना से भी मिले हैं और इसके अलावा ईरान से भी मिले हैं और ट्रंप से भी मिले हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान हैज डेफिनेटली हेल्प टू पॉज द कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका ने इस्लामाबाद को क्रेडिट दिया, लेकिन चाइना को भी क्रेडिट दिया ट्रंप साहब ने ये कह के कि वी आर ग्रेटफुल टू चाइना फॉर हेल्पिंग अस इन सिक्योरिंग द सीज फायर, विदाउट देयर हेल्प दिस सीज फायर वाज नॉट पॉसिबल। तो रोल तो है, लेकिन अगर नहीं किसी का रोल है और बिल्कुल जो आइसोलेटेड हो गया इंटरनेशनल कूटनीति के अंदर वो भारत है, कि भारत का आइसोलेशन ग्रैंड आइसोलेशन है और स्ट्रेटेजिक साइलेंस के नाम पर खासतौर से जो चुप्पी दिखाई गई है वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि अगर दुनिया में जुल्म होगा, स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि दुनिया में कत्लेआम होगा तो आप चुप रहोगे, दुनिया में जुल्म होगा तो आप चुप रहोगे, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल में मारा जाएगा तो आप चुप रहोगे, आप ईरान पे अटैक करोगे तो आप चुप रहोगे, मादुरो को किडनैप कर लिया जाता है लेकिन आप चुप रहोगे, ब्रिक्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी क्योंकि आपको चुप रहने की आदत है, इजराइल बर्बरता करेगा तो आप चुप रहोगे। मुझे लगता है कि मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले की बात है कि किसी अमेरिकन थिंक टैंक के चीफ को पूछा गया था, भाई इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, वीटो पावर चाहिए, तो क्यों नहीं देते? तो कहते इंडिया का क्या कोई पक्ष है क्या? क्या इंडिया का किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई व्यू पॉइंट है क्या? आपकी ढुलमुल नीति है, कभी आप लेफ्ट में जाते हो, कभी राइट में जाते हो, कभी कहते हो हम भी शांति का पक्षधर हैं। शांति का पक्षधर होने का मतलब क्या ये होता है कि आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे? क्या इसका मतलब ये होता है ना? यानी कि कोई आदमी कत्लेआम कर रहा है गजा में जाके, 80,000 लोगों को मार देता है, 20,000 बच्चों को मार देता है वहां पर, तो आप चुप रहोगे? इसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस बोलते हैं। सोचने वाली बात है ना, ये शांति का पक्षधर है क्या? एक आदमी बैरूत में जाके सैकड़ों बच्चों को मार देता है अभी, और आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो शांति के पक्षधर हैं। आप किसके पक्ष में हैं? दुनिया को पता है ना कि आप जालिम के साथ खड़े हैं। हम भारत नहीं खड़ा है, भारत की सरकार खड़ी है। तो अगर आप कत्लेआम करने वालों के साथ में खड़े हैं, जेनोसाइडर के साथ में खड़े हैं, अगर आप मानवता के हत्यारों के साथ में खड़े हैं और सरकार खड़ी है, तो फिर क्या होगा? और मोदी जी नेतन्याहू को संदेश देते हैं इस युद्ध में हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, तो फिर ईरान के साथ कौन खड़ा है? आपने फैसला कर लिया कि आपको कातिलों के साथ खड़ा होना है, आपको मानवता के हत्यारों के साथ खड़ा होना है, तो फिर क्या है? तो ऐसे मामले में भारत में मजाक तो बनाया जाता है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज तो मिला ही है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें आप जो भी कहना चाहो। लेकिन मैं कल से रात से कहता आ रहा हूं कि जो सीज फायर है ये बहुत फ्रेजाइल है, ये नहीं चल पाएगा, ये बहुत टाइम नहीं चलेगा। इसको प्रैक्टिकल तौर के ऊपर देखा जाए तो एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल है, इस समय बहुत ही मुश्किल है। जहां तक हॉर्मुज को खोलने की बात है, ये अगर बैरूत के ऊपर हमले खत्म नहीं होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ एक बंदे को मारने के नाम पे कि मैंने वहां पे हिजबुल्ला का चीफ खत्म कर दिया, उसका भतीजा मार दिया, उसका भांजा मार दिया, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। और अभी जो कल परसों मीटिंग होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, क्या वो मीटिंग होगी?
क्या वो मीटिंग होगी? ये सोचने वाली बात है ना। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूं? और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम सबको शायद समझने की जरूरत होगी और अच्छी खासी समझने की जरूरत है, लेकिन हम शायद क्या उसको समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, भारत का यह कहना कि हॉर्मुज का रूट ओपन होना चाहिए और वहां किसी को पैसे नहीं वसूलने चाहिए, क्या भारत के पास वो पावर है कि वो रोक सके उसको? ईरान तो एज ए एटम बम उसको यूज कर रहा है हॉर्मुज को, तो क्या भारत के अंदर पावर है कि उसको खुलवा सके बिना उसके? जब सबके शिप निकलेंगे टोल टैक्स देके, तो आपको भी टोल टैक्स देना पड़ेगा ना। आप कैसे बच जाओगे उससे? आपके कहां बचने के चांस है? और भारत में इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक पावर तो है नहीं कि वो इसराइल के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर और या फिर किसी और देश के ऊपर या ईरान के ऊपर ओवर पावर कर सके। हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, हम तो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री है इस टाइम, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमें तो वर्जिन आइलैंड और चिली और उसके बराबर रखा जाता है साहब, या फिजी के बराबर रखा जाता है कि आपकी कोई एंटिटी नहीं है, आप पीछे हट जाओ। हु आर यू? इंडिया को पूरी दुनिया में जिस रूप में देखा जाता है उस एक मार्केट के तौर पर देखा जाता है कि हाँ हमारा माल बिक सकता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई भी किसी रूप में इंडिया को नहीं देखा जाता। एज ए डिप्लोमेटिक पावर, इंडिया एज ए नॉन एंटिटी इन द वर्ल्ड डिप्लोमेसी, जहां इसके पास कोई पावर नहीं है। और जहां तक इनको यूएनएससी की सीट की सवाल है, साहब आपसे पहले ईरान खड़ा आकर कि ईरान कहेगा मैंने सुपर पावर को बीट किया है, मुझे पहले सीट चाहिए यहां पर, तुम कौन होते हो, तुम बाहर जाओ यहां से। तो इंडिया को कौन लेगा अंदर और कौन उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? अल्टीमेटली कोई भी नहीं करेगा। चाइना नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा। बाकी जो कहने वाले हैं कि हाँ इंडिया आना चाहिए, मुझे नहीं लगता। इंडिया का कोई पक्ष ही नहीं है तो क्या फायदा? जो लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ खड़े हैं, उनका क्या पक्ष हो सकता है?